हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 2025 का मैथ्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें 6 मार्च और 9 मार्च 2026 के सभी शिफ्ट के सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुके हैं। इनके वीडियोस प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगे। आज की क्लास में 10 मार्च 2026 के तीनों शिफ्ट के सवालों को सॉल्व करेंगे, और इसमें भी जो सवाल रिपीटेड थे और जो बहुत ही आसान थे उसको स्किप कर दिया गया है। तो शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल है, यदि किसी समबाहुभुज का एक बाह्यकोण 40 डिग्री है तो उसके विकर्णों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए, विकर्णों की संख्या निकालने से पहले आपको पता करना होगा कि इस समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी है। तो किसी भी समबाहुभुज के भुजाओं की संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 360 डिग्री को एक बाइकोन से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर बाइकोन दे रखा है 40 डिग्री, 40 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा 9 बार में। तो यहाँ पर भुजाओं की संख्या 9 आया। अब निकालना हमें क्या, विकर्णों की संख्या। तो विकर्णों की संख्या निकालने का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर विकर्णों की संख्या निकालने का फॉर्मूला होता है n इंटू एन माइनस 3/2। तो n जो ये हम लोग निकाले हैं 9, यही मान यहाँ पर रखेंगे। तो 9 गुना 9 माइनस 3 6/2। तो 2 से ये कट जाएगा 3 बार में। 9 तिया 27 विकर्ण इसमें है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, ये इसका सही आंसर होगा। आगे, एक महाविद्यालय में कक्षा ए में 25 विद्यार्थी और कक्षा बी में 30 विद्यार्थी हैं। कक्षा ए में विद्यार्थियों की संख्या पहले वर्ष 20% और दूसरे वर्ष 10% बढ़ती है। कक्षा बी में विद्यार्थियों की संख्या 2 वर्षों में कुल 20% बढ़ जाती है। कुल मिलाकर विद्यार्थियों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर परसेंटेज में इंक्रीज पूछ रहा है, तो आपको क्या करना है, दोनों क्लास के विद्यार्थी का रेशियो लेना है। तो यहाँ पर लिखते हैं क्लास ए है और क्लास बी है। इसमें 25 विद्यार्थी, इसमें 30, तो 5 से कट रहा है 5 बार में, 5 से ये कट रहा है 6 बार में। तो यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या का जो रेशियो है वो 5:6 है। अब ये जो कक्षा बी का वृद्धि है, ये एक ही साथ दे रखा है कि टोटल वृद्धि इसका 20% है। तो आप यहाँ पर 20% वृद्धि देंगे। ठीक है, प्लस में दे दीजिए। लेकिन ये जो कक्षा ए है, इसमें क्रमिक वृद्धि है, पहले 20% और फिर 10%। तो आप यहाँ पर सक्सेसिव का फॉर्मूला लगा से टोटल वृद्धि निकाल लीजिए। अगर आप फॉर्मूला लगाएंगे तो कितना होगा, 20 10 30 प्लस 2, यानी कि 32% का यहाँ पर जो है वृद्धि आपको मिलेगा। अब हमें निकालना है ओवरऑल वृद्धि। तो कितना हो जाएगा, अब चाहे तो वेटेड एवरेज लगा सकते हैं, नहीं तो इन्हीं में से किसी एक को मान लीजिए। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 20% मान लेंगे, इसका टोटल वृद्धि है। तो ये तो 20% के बराबर है जो हम लोग माने, लेकिन ये जो 32 है ये 20% से 12 ज़्यादा है, और इसका क्वांटिटी कितना है, 5 है। तो 12 पंचे 60 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये 60% जो एक्स्ट्रा आपको डेविएशन मिला है, इसे टोटल क्वांटिटी में बांट देंगे। तो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 6 है, 11 से इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 20% और प्लस 11 पचे 55 बचा 5, 11 चौके 44 जाएगा। तो 25.4% के करीब जो है इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, ये इसका करेक्ट आंसर है। आगे, इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो एक बार हम लोग क्या करेंगे, इकाई अंक चेक करेंगे। तो 7 का क्यूब आप जानते हैं 343 होता है, उसमें इकाई अंक 3 आता है। माइनस करना है आपको 2 का क्यूब जो कि होता 8। तो 3 में 8 माइनस नहीं होगा, तो आपको 13 में 8 माइनस करना होगा। तो इकाई अंक आपको क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। तो 5 इकाई अंक के साथ एक ही ऑप्शन है, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे, आयुषी और निधि की वर्तमान आयु का अंतर 26 वर्ष है। आज से 5 वर्ष पहले उनकी आयु का योग 30 वर्ष था। यदि आयुषी बड़ी है तो निधि की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, आयुषी जो है वो बड़ी है, तो हम लोग मान लेंगे आयुषी की आयु ए है और निधि की एन है। तो यहाँ पर दोनों का डिफरेंस 26 है, तो आप लिख सकते हैं ए माइनस एन बराबर 26 वर्ष। ये आपका पहला इक्वेशन हो जाएगा। दूसरा इक्वेशन यहाँ से देखिए, आज से 5 वर्ष पहले उनकी आयु का योग 30 वर्ष था। तो वर्तमान में इनके आयु का योगफल कितना होगा, देखिए 5 साल पहले 30 था, तो वर्तमान में जब आएंगे तो दोनों की आयु 5-5 साल बढ़ जाएगा। तो कुल मिलाकर आपको 30 में 10 जोड़ देना होगा। ठीक है, 2 व्यक्ति है इसलिए, तो 30 10 40 साल दोनों का योगफल आएगा। ये आपका दूसरा इक्वेशन है।
अब निकालना हमें निर्धि की वर्तमान आयु यानी n का वैल्यू आपको निकालना है। तो a को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो आप क्या करिए, दूसरा में से पहला को घटा दीजिए। जब घटाएंगे तो ये प्लस बन जाएगा और ये माइनस, तो ये कट ही जाएगा। और यहाँ पर 2n होगा। 40 में से 26 घटाएंगे तो यहाँ पर 14 मिलेगा। 2 से ये कट जाएगा 7 बार में। तो n का वैल्यू 7 आया। यही इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। आगे, एक व्यक्ति शहर ए से शहर बी तक 48 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जाता है और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। यदि पूरी यात्रा में लगा कुल समय 9 घंटे है तो ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए आपको जाने का स्पीड दिया है, आने का स्पीड दिया है, टोटल टाइम दिया है, तो आप एवरेज स्पीड निकाल के टोटल डिस्टेंस आराम से निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पर आपको एवरेज स्पीड निकालना हो तो क्या हो जाएगा, क्या होता है फॉर्मूला, 2xy बटा x प्लस वाई। तो 2 गुना जाने का स्पीड है 48, आने का स्पीड है 60 और नीचे इन दोनों को जोड़ के तो ये हो जाएगा 108। तो ये जब कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, एवरेज स्पीड। ठीक है, अब ये एवरेज स्पीड से देखिए कि इसको टाइम कितना लग रहा है। तो पूरी यात्रा के दौरान कुल इसको 9 घंटे का टाइम लगता है। तो 9 से जब गुना करेंगे तो आपको डिस्टेंस मिलेगा। कौन सा डिस्टेंस, ए से बी तक जाने का और बी से ए तक आने का, यानी कि ए से बी तक का डबल डिस्टेंस मिलेगा। तो आपको एक बार का दूरी निकालना है। तो आप यहाँ पर चाहे तो 2 से डिवाइड कर सकते हैं, नहीं तो बाद में भी आप करके आंसर लगा देंगे। ठीक है, तो 9 से ये कट जाएगा 12 बार में, 12 से ये कट जाएगा 5 बार में। तो 5 दूना 10 गुना 48, 480 किलोमीटर का डिस्टेंस है ए और बीच के बीच में डबल। ठीक है, तो इसका हाफ आपको आंसर देना है। तो 480 का हाफ कितना होगा, 240। ये इसका करेक्ट आंसर है। आगे, पाइप ए एक टंकी को 12 घंटे में भर सकता है, पाइप बी उसे 15 घंटे में भर सकता है और आउटलेट सी उसे 20 घंटे में खाली कर सकता है। ए और बी को एक साथ 5 घंटे के लिए खोला जाता है और फिर सी को भी खोल दिया जाता है। टंकी को भरने में लगने वाला कुल समय ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले ए, बी और सी का एफिशिएंसी निकालना होगा। ए जो है 12 घंटे में भरता है, बी इसको 15 घंटे में भरता है, लेकिन सी जो है इसे 20 घंटे में खाली कर देता है। तो टैंक का टोटल क्षमता इन तीनों का एलसीएम 60 हो जाएगा। अब यहाँ पर डिवाइड कर दीजिए, 12 से 5 बार में जाएगा, 15 से 4 बार में और 20 से 3 बार में। ये खाली करने वाला है, इसमें नेगेटिव आप यहाँ भी लगा सकते हैं। अब ये क्या कह रहा है कि ए और बी को एक साथ 5 घंटे के लिए खोला जाता है, उसके बाद सी को खोला जाता है। तो आप यहाँ पर ए प्लस बी के द्वारा ये 5 घंटा में कितना काम होगा, 5 गुना ए और बी का एफिशिएंसी। तो ए का 5 है, बी का 4 है, तो 5 4 9 से गुना करिए तो टोटल हो जाएगा यहाँ पर 45 यूनिट। तो 60 में 45 यूनिट तो ए और बी ने कर डाला, तो बचा कितना, 15 यूनिट। अब 15 यूनिट कौन करेगा, इसके बाद सी को भी खोल दिया, यानी तीनों मिल करके अब ये 15 यूनिट भरेगा। तो तीनों जब एक साथ काम करेगा तो 5 4 9 माइनस 3 6 यूनिट 1 घंटा में काम होगा। तो 6 से इसको डिवाइड कर दीजिए। तो 6 से 15 को डिवाइड करेंगे तो आप देख रहे हैं कि 6 का 2.5 गुना है, तो 2.5 आवर आपको यहाँ पर मिलेगा। तो टोटल टाइम कितना हो गया, 2.5 घंटा यहाँ पर। और ये ए और बी जो है 5 घंटा तक चला, तो 5 2 7 घंटा 30 मिनट, यानी 7.5 घंटा इस सवाल का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। आगे, किस संख्या को 2 3 11 और 13 में प्रत्येक में जोड़ने पर संख्याएं समानुपाती हो जाएगी। ठीक है, देखिए इस सवाल को जो बनाने का तरीका है वो ये है कि आप 2 2 के पेयर में इसको बांट दीजिए। पहला अगर देखें तो पहला पेयर बन रहा है 2 3 का, इसका डिफरेंस आपको लेना है, तो 1 का डिफरेंस है। अगला पेयर है 11 13 का, इसका अगर आप डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ पर 2 का डिफरेंस आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये है 1, ये है 2। अगर ये कटने वाला मिलेगा आपको तो कटा देना है, तो यहाँ पर नहीं कट रहा है, तो ये रेशियो आपको मिला है 1 2 का। अब आपको क्या करना है आगे, आपको यहाँ पर दोनों का डिफरेंस लेना, तो 2 1 का डिफरेंस 1 आएगा। तो 1 यूनिट का वैल्यू ही आपको निकालना है। कितना हो जाएगा, निकालने के लिए आपको 2 से 2 में गुना करना है। ठीक है, पहला पेयर के पहला संख्या में अगर आप गुना किए हैं तो दूसरा पेयर के भी पहली संख्या में आपको गुना करना होगा। तो यहाँ से 1 को 11 में गुना करेंगे, तो 11 इधर 4 इधर, तो डिफरेंस कितना का आया, 7 का। तो यहाँ पर 7 हो जाएगा 1 यूनिट का वैल्यू। ठीक है, तो हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सी वो संख्या, तो यहाँ पर जो निकलेगा 1 यूनिट का वैल्यू, यही इसका आंसर होता है। तो यहाँ पर 7 ऑप्शन नंबर डी में दिया है, ये इसका करेक्ट आंसर है। अब चाहे तो यहाँ पर 2 को जो गुना किया आप पहली संख्या से, तो आप इस पेयर के
इस संख्या यानी दूसरी संख्या से भी गुना कर सकते हैं। अगर आप यहाँ करेंगे तो इस एक को यहाँ पर आपको 13 में करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप दोनों में से जहाँ आपको ईजी लगे वहाँ करके निकाल सकते हैं। आगे, यदि x का ये मान है तो इसका मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए जिसका मान हमें ज्ञात करना है इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। आप देख रहे हैं कि नीचे रूट एक्स है, ऊपर x माइनस 1 है। अगर आप रूट एक्स से ऊपर वाले को डिवाइड करते हैं तो दोनों को अलग अलग डिवाइड करना होगा। जब आप रूट एक्स से x को डिवाइड करेंगे तो भागफल आपको रूट एक्स मिलेगा। ठीक है, उसके बाद माइनस है 1 को अगर आप रूट एक्स से डिवाइड करेंगे तो वही रह जाएगा, यानी कि 1 बटा रूट एक्स। तो कुल मिला के इसका वैल्यू आपको निकालना है। तो यहाँ पर आप दो तरीका कर सकते हैं। एक तो ये कि आप यहाँ पर पहले इसका स्क्वायर कर लीजिए, फिर वैल्यू निकाल के उसके बाद वर्गमूल ले लीजिए, या नहीं तो यहीं पर आप डायरेक्ट वर्गमूल ले सकते हैं। अगर यहाँ ले लें तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो इसका वर्गमूल निकालने के लिए आपको यहाँ पर देख रहे हैं 2√6 है, तो √6 को आपको इस तरह से तोड़ना है ताकि उनका स्क्वायर का योग जो है 5 हो जाए। तो आप कहेंगे यहाँ पर √3 इंटू √2 अगर कर दें तो इनको स्क्वायर करके अगर जोड़े तो 5 हमें मिल रहा है। इसका मतलब रूट एक्स का वैल्यू यही हो जाएगा √3 प्लस √2। ठीक है, यानी √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर ये मटेरियल है जो पहले से हमारे पास था। तो रूट एक्स का ये वैल्यू है तो यहाँ पर रख देते हैं, तो ये आ जाएगा √3 प्लस √2। लेकिन ये जो है इनका रेसिप्रोकल है, यानी कहने का मतलब ये इस तरह का वैल्यू आपको देना पड़ेगा वहाँ पर। तो यहाँ देंगे तो फिर कठिन हो जाएगा। तो आप क्या करिए, यहाँ पर इसका परिमेयकरण कर लीजिए। तो परिमेयकरण करने से पहले आप देखेंगे कि दोनों का डिफरेंस कितना हो रहा है। इसका स्क्वायर 3 आएगा, √2 का स्क्वायर 2 आएगा, दोनों का डिफरेंस आ रहा है 1। यानी स्क्वायर का डिफरेंस अगर 1 आए तो इनका जो परिमेयकरण का वैल्यू होता है क्या होता है, सिर्फ आपको चिन्ह बदल देना होता है। तो ये वैल्यू आ जाएगा √3 माइनस √2, और बीच में है माइनस तो आपको माइनस लगा देना है। ठीक है, तो ये √3 कट जाएगा, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, ये कुल मिला के 2√2 जो है इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ये इसका करेक्ट आंसर है। आगे, किसी खोखले बेलनाकार पाइप की बाहरी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, आंतरिक त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। पाइप का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए आप 11 का मल्टीपल देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक से अधिक ऑप्शन 11 का मल्टीपल है। तो आप क्या करेंगे, देखिए जब भी सवाल में आपके पास ये खोखला बेलनाकार पाइप दिया जाए और पूछ लिया जाए इसका टोटल सरफेस एरिया, तो आप इस फॉर्मूला को याद रख लीजिए अगर आपको पहले से पता नहीं है तो। ये खोखला बेलनाकार पाइप का टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 2π इंटू आर प्लस आर, यानी कि बाह्य त्रिज्या प्लस अंतः त्रिज्या, एक बार दोनों का डिफरेंस लेंगे, यानी कि बाह्य त्रिज्या माइनस अंतः त्रिज्या और प्लस का h कर देना है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है इस तरह के सवाल के लिए। अगर आप नोट करके नहीं रखें तो अभी नोट करके इसको रख लीजिए। ठीक है, अब इसमें वैल्यू रखेंगे 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर प्लस आर। देखिए बाहरी त्रिज्या 7 है, आंतरिक त्रिज्या 6 है, जोड़ने से आपको 13 मिलेगा। और यहाँ पर दोनों का डिफरेंस, तो यहाँ पर डिफरेंस 1 है, उसमें h आपको जोड़ना है जो कि 20 है, तो 20 और 21 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 7 से ये 3 बार में कटेगा, अब नहीं कटने वाला है कहीं पर। 3 तिया 9 दूना 18, 8 दूना 16, इकाई अंक 6 आ रहा है, एक ही ऑप्शन में दे रखा है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे, एक व्यक्ति दो वस्तुओं को 42,000 रुपया प्रति वस्तु के दर से बेचता है। एक पर उससे 45% का लाभ होता है और दूसरी पर 45% की हानि होती है। कुल मिलाकर लाभ या हानि याद कीजिए, रुपया में आंसर आपको देना है। ठीक है, तो देखिए ये जो सवाल है ये सेम सेलिंग प्राइस वाला कंडीशन है। अगर इसमें परसेंटेज में लाभ या हानि पूछता तो सवाल आसान था, लेकिन रुपया में पूछ करके इन्होंने सवाल को थोड़ा सा कैलकुलेटिव बना दिया। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको देखना है कि लाभ प्रतिशत 45 है और हानि प्रतिशत भी 45 है। इन दोनों का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है, 9/20। यानी अगर पहला वस्तु की बात करें, इसका अगर कॉस्ट प्राइस 20 होगा तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, यहाँ प्रॉफिट है तो प्लस का 9 हो जाएगा, यानी कि 29 यूनिट में ये बिकेगा। अगर दूसरा वस्तु की बात करें, अगर इसका कॉस्ट प्राइस 20 होगा तो यहाँ पर इसको नुकसान है, यानी 9 का नुकसान होगा, तो 20 पर 9 का नुकसान, तो सामान बिकेगा 11 में। तो ये चीज़ आपको पहले कर लेना है। यहाँ पर अगर देखें तो ये कॉस्ट प्राइस बराबर है, लेकिन सवाल में क्या कह रहा है, सवाल में कह रहा है कि
ये 42,000 रुपये प्रति वस्तु की दर से बेचता है। इसका मतलब सेलिंग प्राइस यहाँ इक्वल है। यहाँ पर अगर देखें सेलिंग प्राइस तो यहाँ 29 है, यहाँ 11, इक्वल नहीं है। आप इक्वल कर लीजिए। इक्वल करने के लिए आप क्या करेंगे, ये 11 से यहाँ पर गुना करेंगे और ये 29 से यहाँ पर गुना करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ 29 गुना 11 और यहाँ भी 29 गुना 11, सेलिंग प्राइस इक्वल हो गया। कहने का मतलब ये जो है रेशियो में आपका सेलिंग प्राइस है, ठीक है। ये दोनों आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस। देखिए पहला सामान 20 से 29 9 का प्रॉफिट है, लेकिन 11 से गुना भी तो आपको करना है, यानी यहाँ पर 99 रुपया का यानी 99 यूनिट का जो है प्रॉफिट है। यहाँ पर देखिए 20 का सामान 11 में बिक रहा है, ठीक है। 9 का नुकसान है, लेकिन 29 से गुना भी तो करना है सभी को। तो 9 गुना 29 करेंगे तो 29 नमा कितना होगा, 20 नमा 180, 81, 261 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 261 का नुकसान है, माइनस में लिख दिए। अब हमें चाहिए कि इसे कुल मिलाकर कितना लाभ या हानि हुआ है। तो देखिए इतना का नुकसान है, इतना का फ़ायदा है, तो आप डिफरेंस ले लीजिए। और यहाँ पर ज़्यादा नुकसान है तो घटाने के बाद आपको कितना मिलेगा, एक इधर दे दीजिए और ये हो जाएगा 162, यानी कुल मिला के यहाँ पर लॉस है 162 यूनिट का, ठीक है। इसी का वैल्यू आपको निकालना है। अब देखिए सवाल में आपके पास क्या दे रखा है, ये दे रखा है सेलिंग प्राइस 42,000 प्रत्येक का, और यहाँ पर देखिए रेशियो में क्या है 29 गुना 11। कहने का मतलब ये जो 42,000 रुपया है ये 29 गुना 11 का वैल्यू है। हमें निकालना है नुकसान 162 का, तो 162 से यहाँ पर गुना कर देंगे, ठीक है। अब इसको कटा लीजिए, कटाएंगे तो कितना मिलेगा, यहाँ पर कटाना कठिन है थोड़ा सा। आपको देखना है कि नुकसान हो रहा है तो प्रॉफिट वाला तो आंसर नहीं होगा। दो ऑप्शन है, 100 रुपया का डिफरेंस है। तो कटाते हैं, देखिए 29 से कटाएं अगर, कितना बार में कटेगा, 29 पंचे 145 होता है, ये बार में तो लगेगा नहीं, तो इसको 5 बार में आप कटाएंगे। 145 बचा कितना 17, 170 होगा पॉइंट के बाद 29 पंचे 145, 29 छाके 174। अगर 70 में 174 लगा दें तो ये 6 बार में यहाँ पर लगा दिए, ठीक है। और गुना करने के बाद इससे कम ही आंसर होगा, इससे ज़्यादा नहीं जा सकता, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा ले चुके हैं। 11 से अगर इसको कटाएं तो 11 पचे 55 बचा एक, डबल जीरो आना चाहिए, तो यहाँ पर पॉइंट के बाद आपको क्या देना होगा, जीरो देना होगा। 11 99, यानी यहाँ पर कटाने के बाद आपको 0.509 मिला है। अब इसको गुना करना है इसमें, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो देखिए अब गुना करने के लिए भी यहाँ पर कुछ तरीका लगाइए। इसमें से आप देख रहे हैं कि ये अगर आप ब्रेक करते हैं तो आप इसे लिख सकते हैं 0.5 अलग, उसके बाद 0.009 अलग, ठीक है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो फिर से आपको वापस ये मिल जाएगा। तो 42,000 को 0.5 से गुना करना आसान है, सीधा सीधा हाफ कर देना है, तो यहाँ पर 21,000 आपको मिल जाएगा। प्लस अब इसको गुना करना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए 3 अंक के पहले पॉइंट है, तो 3 जीरो आप यहाँ से काट दीजिए। 42 गुना 9 करना है, तो 9 दूना 18, 36 एक 37, 378 मिल रहा है। कहने का मतलब 21,378 से छोटा ही आपका आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी में है 378 से छोटा 329, ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पर ज़्यादा दे रखा था। इस तरह से ऐसे सवाल को सॉल्व करेंगे। आगे, यदि कॉट थीटा 1/√3 है तो इसका मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए कॉट में थीटा का कितना वैल्यू लें कि 1/√3 मिलेगा, तो आप कहेंगे थीटा बराबर यहाँ पर 60 डिग्री आपको लेना पड़ेगा। अब ये वैल्यू आप यहाँ पर रख के कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन कैलकुलेट करने से पहले आपको थोड़ा सा यहाँ पर सोचना है। ये देखिए अगर आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने लगेंगे तो ये क्या है, ऊपर वाला वैल्यू 2 माइनस साइन स्क्वायर। अगर आप 2 को 1 + 1 में करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1 + 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता, कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 + कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर भी होगा नीचे भी है, तो कट जाएगा, कुल मिला के इसका वैल्यू 1 हो गया। प्लस ये चीज़ है, ये चीज़ में आप चाहें तो यहाँ पर वैल्यू रख सकते हैं, नहीं तो दोनों में क्या करिए -1 कर दीजिए। लेकिन -1 किए तो आपको प्लस का 2 भी एक साथ करना पड़ेगा ताकि इफेक्ट इसका 0 रहे। तो कॉस स्क्वायर -1 क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो कॉट का वैल्यू 1/√3 है, तो स्क्वायर में क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। सेक स्क्वायर -1 क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा। तो टेन स्क्वायर थीटा का मान आपको निकालना है, कॉट थीटा का दिया है तो इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए तो √3 आएगा।
उसका स्क्वायर वाला वैल्यू देना, तो 3 यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। और ये जो 2 आप जोड़े थे वो भी आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। तो 3 2 5 1 6 प्लस 1/3, तो 6 3 18 19/3 कुल मिला के इसका आंसर निकलेगा। ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। आगे, एक डीलर 2 वस्तुएं एक्स और वाई 700 रुपया प्रति वस्तु की दर से खरीदता है। वह दोनों वस्तुओं पर समान मूल्य अंकित करता है। एक्स पर वो 2 क्रमिक छूट देता है, फिर भी 630 रुपया का लाभ अर्जित करता है। यदि वाई पर 76% की एकल छूट देता है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। ठीक है, तो इस तरह के 2 सवाल हम लोग पिछले 2 क्लास में कर चुके हैं। अब इसको खुद से सॉल्व कर लीजिए। सवाल अच्छा था इसलिए मैंने इसे इंक्लूड कर लिया। आगे, इसके बाद 10 मार्च 2026 के दूसरे शिफ्ट के सवालों को सॉल्व करते हैं। 3 पाइप एक्स वाई और जेड क्रमशः 12 15 और 20 घंटे में टंकी भर सकते हैं। तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, लेकिन पाइप जेड को टंकी भरने से 3 घंटा पहले बंद कर दिया जाता है। टंकी भरने में कुल कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर एक्स वाई जेड का एफिशिएंसी निकाल लीजिए। ये 12 घंटा, इसका टाइम है 15 घंटा और जेड का है 20 घंटा। टंकी का टोटल कैपेसिटी, इन तीनों का एलसीएम 60 हो जाएगा। 12 से 5 आएगा, 15 से 4 बार में और 20 से 3 बार में। तो ये तीनों का एफिशिएंसी आ गया। अब ये क्या कर रहा है कि टंकी भरने से पहले जेड को 3 घंटा पहले ही बंद कर दिया जाता है। तो आपको क्या करना है कि ये जेड के द्वारा 3 घंटे का काम करवाना है। तो देखिए जेड का एफिशिएंसी कितना है, 3 है, और 3 घंटा में ये कितना काम करेगा, तो 3 से गुना करेंगे तो 9 यूनिट काम करेगा। पहले से 60 था, 9 यूनिट और बढ़ जाएगा, तो 9 आप इसमें जोड़ देंगे, तो कुल मिला के 69 यूनिट काम किया जाना है। किसके द्वारा, तीनों के द्वारा। तो 5 4 9 3 12 से इसको डिवाइड करिए। 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 12 पंचे 60 और 9/12। 5 घंटा तो है ही, और 9/12 कितना मिनट हो जाएगा, 12 पंचे 60, 5 9 45 मिनट। तो 5 घंटा 45 मिनट, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे, मिस्टर जॉन अपनी मासिक आय का 20% भोजन पर तथा 20% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करते हैं। शेष आय का 40% वे खरीदारी और परिवहन पर मिलाकर खर्च करते हैं और बाकी का 20% चिकित्सा व्ययों पर खर्च करते हैं। यदि इन सभी व्ययों के बाद उनके पास 23,040 रुपया बचते हैं तो उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो लास्ट में बचत दे रखा है, तो आप क्या करिए, मान लीजिए कि इसका जो इनकम है वो x रुपया है। अब आप यहाँ पर सभी खर्चों को माइनस करने के बाद बचत निकाल लीजिए। फिर ये बचत दे रखा है, इक्वल कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। देखिए ये 20% भोजन पर, 20% बच्चों की शिक्षा पर, तो कुल मिला के 20 40% खर्च हो गया। तो बचा कितना, 60%। तो 60% का फ्रैक्शनल वैल्यू लिखिए 3/5। इसके बाद आगे चलते हैं। वे 40% खरीदारी पर खर्च किया, तो अब उसके पास इतना रुपया है, उसमें 40% वो खर्च कर रहा है, तो बच रहा है कितना, 60%। तो फिर से आप 3/5 यहाँ पर इसका बचत हो जाएगा। इसके बाद आगे चले तो बाकी का, यानी जो बचा उसका 20% फिर से उन्होंने चिकित्सा पर खर्च किया। तो 20% खर्च किया तो बचा कितना, 80%। तो 80% का फ्रैक्शन होता है 4/5। तो इतना रुपया का 4/5 फिर से इन्होंने बचत किया। तो ये इसका टोटल बचत है, लेकिन रुपया में एक्चुअल बचत ये 23,040 रुपया दे रखा है। कटा के एक्स का वैल्यू निकाल लीजिए। तो यहाँ पर अगर आप कटाएंगे 4 तिया 12, ठीक है, 12 तिया 36, तो 9 से आप काट दीजिए इसको, 9 दूना 18, 9 पचा 45, 9 6 54, ये 2560 आएगा। ठीक है, और 4 से इसको कटाएं, 4 6 24, 4 चौके 16, 0, 640 आएगा। तो x बराबर 640 गुना 125, ये चीज़ आपको मिला है। अब 125 25 का मल्टीपल सभी ऑप्शन है, कैसे करें, गुना करना होगा। ठीक है, तो आप ऐसे करिए, 125 गुना 600 कर लीजिए, तो ये हो जाएगा कितना, 600 एक 750, यानी 75,000 आपको यहाँ से मिलेगा। उसके बाद 125 गुना ये 40 कर लीजिए, तो 125 चौके कितना होगा, 500, एक जीरो पहले से, तो 5,000 आपको यहाँ से मिलेगा। तो कुल मिला के जोड़ने से 80,000 रुपया इसका टोटल आय होगा। आगे, यदि कॉट थीटा 1/√3 है और इसका मान ज्ञात करना, तो एक सवाल हम लोग जस्ट अभी पीछे किया, तो इसको आप खुद से सॉल्व कर लीजिए। आगे, एक पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है। वर्तमान से 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु के संख्यात्मक मानों का गुणनफल 525 था। पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। सवाल अच्छा, ठीक है।
आप एक तरीका यहाँ पर लगा सकते हैं कि ऑप्शन से इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। और दूसरा, अगर आपको बेसिक तरीका से करना है तो क्या करेंगे, मान लीजिए कि पिता की आयु x है और पुत्र की आयु y है, ठीक है। x y में हम लोग इसलिए लिखते हैं कि ये दिमाग में पहले से छपा रहता है, इसको देखकर ही कैलकुलेशन हमें सूझता है। अगर पिता को f मान ले, पुत्र को s मान ले, तो थोड़ा सा वहाँ पर अजीब आपको लगेगा। तो x y मान लिए, दोनों का योग दे रखा है 60 वर्ष, तो यहाँ पर x प्लस वाई बराबर 60 कर देंगे। पहला इक्वेशन हो गया। आगे कह रहा है कि वर्तमान से 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु के संख्यात्मक मानों का गुणनफल 525 था। तो 5 वर्ष पूर्व अगर हम जाएं तो दोनों का आयु 5-5 साल घट जाएगा, तो यहाँ पर x माइनस 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा y माइनस 5 का, और दोनों का गुणनफल ये दे रखा था 525, तो इसको 525 के इक्वल कर देंगे। तो यहाँ पर गुना करिए एक्स वाई, और ये आ जाएगा माइनस का 5x, ठीक है, और माइनस का 5y, ठीक है, और लास्ट में आपका माइनस माइनस प्लस का 25 आ जाएगा। इस तरफ है 525। कुल मिला के एक्स वाई, और यहाँ पर माइनस का 5 अगर आप कॉमन लेते हैं तो x प्लस वाई बचेगा, जिसका वैल्यू 60 आप पहले से निकाल चुके हैं, तो यहाँ पर 60 रख दीजिए, और प्लस का 25 बराबर 525। ये कितना हो जाएगा, 25 जाके घट जाएगा, 500 बचेगा, ये 300 जुट जाएगा, तो कुल मिला के एक्स वाई बराबर 800 आपको मिलेगा। अब यहीं पर आप सोच सकते हैं, नहीं तो थोड़ा सा आपको और कैलकुलेट करना होगा। यहाँ पर आपको सोचना ये है कि ऐसी कौन सी दो संख्या हो सकती है कि जिनका योगफल 60 हो और जिनका गुणनफल 800 हो। तो ऑप्शन से ले लीजिए। ऑप्शन में किन्हीं एक का पिता का पूछ रहे हैं, एक्स का वैल्यू अगर आप इनमें से कोई लेते हैं तो देखिए यहाँ पर 800 है। अगर आप 55 लेंगे तो यहाँ पर ये पूरा नहीं कटेगा, तो नहीं होगा आंसर, ठीक है। अगर आप 45 लेंगे तो ये देखिए 9 का मल्टीपल ये है ही नहीं, जबकि 45 9 का मल्टीपल है, तो इससे भी नहीं कटेगा। 500 से 40 से दोनों से कट जाएगा। अगर आप 50 लेते हैं तो 50 10 आएगा, ठीक है यहाँ पर। तो क्या 50 गुना 10 800 होगा, नहीं होगा। तो आपको क्या लेना पड़ेगा, एक्स का वैल्यू 40। एक्स का वैल्यू अगर 40 लेते हैं तो वाई का कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। 40 20 60, 40 गुना 20 800 यहाँ पर हो रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है ये पिता की वर्तमान आयु है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे, एक व्यापारी मसाले को 15% के लाभ पर बेचने का दावा करता है, लेकिन बेईमानी से बाट पर लिखे वजन से 14% कम वजन का उपयोग करता है। व्यापारी द्वारा अर्जित कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी ये जो दुकानदार है ये बेईमान है। सवाल आसान है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इसका जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो क्या है, 15 है। यानी 100 रुपये का सामान ये 115 में बेच देता है, यहाँ पर प्रॉफिट कमा लिया। इसके बाद ये बेईमान है, जिसके कारण ये 14% कम वजन का उपयोग करता है। यानी अगर आप इससे 100 ग्राम सामान खरीदते हैं तो आपको एक्चुअल में कितना मिलेगा, 100 से 14% कम, यानी 86 ग्राम ही सामान आपको मिलेगा। तो ओवरऑल प्रॉफिट इसका कितना हो गया, आप इन दोनों को गुना कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ 100 तो कट ही जाएगा, 86 का सामान ये 115 में बेच रहा है, तो कितना का प्रॉफिट हुआ, 14 + 15 यानी 29 का प्रॉफिट है। किसके ऊपर, 86 के ऊपर। कितना परसेंट होगा, 100% से गुना कर लीजिए, ठीक है। तो 29 दिया 87, यहाँ 86 है, तो 33 से थोड़ा सा ज़्यादा आंसर होना चाहिए, थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक है, 35 भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए में है 34%, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये तो कम है, ये 36 है, ये 39 है, तो ऑप्शन नंबर ए ऐसा है जो इसका 1/3 के आसपास है। आगे, यदि ये जो है 55 से विभाज्य है तो a + b का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए 55 मतलब क्या, 5 × 11, 5 से भी विभाज्य होनी चाहिए और 11 से भी। अब जानते हैं कि 5 से विभाज्य होने के लिए किसी भी संख्या का इकाई अंक क्या चाहिए, 5 चाहिए, यानी कि यहाँ से आपको b का वैल्यू 5 लेना ही पड़ेगा। इसके बाद बचा a का वैल्यू आप क्या लेंगे, देखिए अगर आप b का 5 ले रहे हैं और इसको जोड़ते हैं तो 5 + a हुआ, इधर 9 7 16 हुआ, तो 16 इधर आपका a + 5 होगा, ठीक है। ये दोनों का, इन दोनों का डिफरेंस या तो 11 होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए या फिर 11 का कोई मल्टीपल होना चाहिए। तो देखिए अगर आप डिफरेंस यहाँ 0 बनाते हैं तो ये 16 है, तो ये दोनों का योगफल भी 16 होना चाहिए। 5 है तो 11 a का मान नहीं हो सकता है, इसका मतलब 0 आप नहीं कर सकते, 11 लीजिए। 11 लेने के लिए आप क्या करेंगे, ये 16 है तो 16 में 11 घटाएंगे तो 5। जब इन दोनों का वैल्यू आपको 5 चाहिए तो ये 5 ऑलरेडी है, तो a का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, तो आप 0 लेंगे। a + b आपको ज्ञात करना, दोनों को जोड़ देंगे तो 5 ही इसका आंसर हो जाएगा। आगे,
यदि इन सब का चतुर्थानुपाती y है, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, आप करेक्ट कर लेंगे। ऐसा है कि 2x 3x और 12 का चतुर्थानुपाती y है, तो y का मान आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए आप सीधा सा यहाँ पर देख सकते हैं कि फर्स्ट 2 का रेशियो क्या है, x कट जाएगा तो 2:3 हुआ। तो 2 का वैल्यू 12 है तो 3 का वैल्यू क्या होना चाहिए, 18, ठीक है। 2 का 6 गुना 12, 3 का 6 गुना 18, ये इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ये चतुर्थानुपाती के केस में आप सीधा सीधा इस तरह से आंसर निकाल सकते हैं। आगे, यदि a+b+c 13 है और ये 4 है तो इसका मान ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर अगर आप सवाल में देखते हैं तो दो इक्वेशन है आपके पास और वेरिएबल 3 है, तो एक को जीरो कर लीजिए। तो हम लोग यहाँ पर c को जीरो कर लेंगे। c को अगर जीरो करते हैं तो ये आपका जीरो हो जाएगा, और इन दोनों में c है तो ये दोनों भी जीरो हो जाएगा। कुल मिला के आपके पास a+b 13 रह गया, और यहाँ पर ab आपके पास कितना रह गया, 4। ये दो चीज़ है, और c को जीरो किए हैं तो जो हमें निकालना उसमें ये वाला पोर्शन जीरो हो जाएगा। यहाँ पर c है ये भी जीरो हो जाएगा, यहाँ पर c है ये भी जीरो हो जाएगा। तो कुल मिलाकर आपको ये वैल्यू निकालना है। देखिए इसमें जो चाहिए वो आपके पास ऑलरेडी है। a+b है 13 और ab है आपके पास 4, तो 13 चौके 52 इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए में है। आगे, 900 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले किसी समबाहु त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए परिमाप निकालने से पहले आपको इसकी भुजा की लंबाई निकालनी होगी। तो उसके लिए आप क्या करिए, क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा दीजिए। आप जानते हैं कि किसी भी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर, और क्षेत्रफल ये दे रखा है 900 मीटर स्क्वायर, तो ये 900 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से ए स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा, 4 ना 900, तो इसको लिख देंगे ऐसे ही, और ये √3 इधर भाग में आ जाएगा। तो यहाँ से ए का वैल्यू अगर निकालें तो यहाँ स्क्वायर हटाना, यहाँ पर रूट चढ़ाना, यानी कहने का मतलब इसका वर्गमूल लेना होगा। तो इधर हो गया 3600, 3600 का वर्गमूल 60 आ जाएगा, और नीचे √3 का वर्गमूल नहीं होगा तो ये रूट के अंदर चला जाएगा। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। अब देखिए हमें चाहिएगा परिमाप, तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है √3 है। तो यहाँ पर ए आपको पता है, 3 से अगर गुना कर दे दोनों तरफ तो परिमाप निकल जाएगा, तो वही चीज़ आपको यहाँ भी करना है। तो ये आ गया 60 गुना 3 बटा ये नीचे वाला चीज़ को अगर आप रूट से बाहर करना चाहते हैं तो इसको क्या करना होगा, 3 की पावर 1/4 करना होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर भी 2 रहता है, यहाँ पर भी 2 रहता है, तो 2 दूना 4, वो 1/4 हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप एक चीज़ कर सकते हैं कि ये 3 की पावर कुछ नहीं तो क्या 1 है, यहाँ पर 3 की पावर 1/4, और ये दोनों में भाग का संबंध है। भाग का संबंध है, आधार बराबर है 3, 3 पावर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हैं 60 गुना 3 की पावर कितना, 1 माइनस 1/4, यानी कि ये 3/4 हो जाएगा इसका पावर, ठीक है। तो थोड़ा सा और आपको करना पड़ेगा, इसको आगे अगर करें तो 60 गुना, इसको आप लिख सकते हैं 3 की पावर 3 और इसकी पावर 1/4, ठीक है। जब आप इन दोनों को गुना करेंगे तो आप फिर यहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो 3 की पावर 3 मतलब 27, तो ये हो गया 60 गुना 27 की पावर 1/4। अब ये देखिए फ्रैक्शन 1/4 है, आपको लिखना है रूट के अंदर में, तो आप क्या करिए, इसको आप लिख दीजिए 60 गुना रूट के अंदर 27, और ये जो 1/4 है तो ये 4 आपको करनी में ला के रख देना है। तो ये चीज़ आपको आंसर के रूप में मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए में है ऐसा, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे, किसी समलंब की दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 9 सेंटीमीटर है और उनके बीच की लंबवत दूरी 52 सेंटीमीटर है, ठीक है। दूरी ये 2 बार दे रहा है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, ये आपका लंबवत दूरी होगा यानी कि हाइट होगा, और ये दोनों समांतर भुजाओं के बीच का अंतर है, ठीक है। ये अंतर है 9 का, करेक्ट कर लेंगे इसको। इसके बाद इसका क्षेत्रफल 988 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो समांतर भुजाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए आप इस सवाल को ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं। ये कह रहा है कि दोनों समांतर भुजाओं की लंबाई क्या है, और इन चारों ऑप्शन में से एक करेक्ट है, और इनके बीच का डिफरेंस है 9 सेंटीमीटर। देख लेंगे आपको कहाँ पर मिल रहा है 9 का डिफरेंस। यहाँ देखें तो 6 का डिफरेंस है, नहीं हो सकता आंसर। यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर 14 9 23, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ पर 15 का डिफरेंस है, तो ये इसका आंसर नहीं हो सकता। दो ऑप्शन है आपके पास, इन दोनों को आप चाहे तो चेक कर सकते हैं, दोनों में से किसी एक को चेक कर लिए,
निकल गया तो ठीक है, नहीं निकला तो दूसरा आंसर। तो इसका जो एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है 1/2 गुना समानांतर भुजाओं का योगफल। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 20 और 29 49, एक 50 हो जाएगा। और गुना दोनों के बीच का जो लंबवत दूरी है यानी ऊंचाई ये 52 है, बराबर 988 कर देंगे। तो ये 2 से कट जाएगा 25 बार में। और क्या ये दोनों का गुणनफल 988 और 5 दूना 10 जीरो मिल रहा है? नहीं होगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर नहीं है, सी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब इसको दूसरे तरीका से भी सॉल्व कर सकते हैं। मान लेंगे एक भुजा इसकी x है तो दूसरी भुजा x+9 हो जाएगी। फिर आपको ये फॉर्मूला लगा के इसमें ये दोनों को ले लेना है। इसके बाद x का वैल्यू निकाल के आंसर लगाना है। आगे, किसी आयताकार पार्क की विकर्ण की लंबाई 25 मीटर है और उसकी एक भुजा की लंबाई 15 मीटर है। पार्क का परिमाप ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए आसान सवाल है, डायग्राम के माध्यम से इसको आप समझ सकते हैं। ये मान लीजिए एक आयताकार पार्क है, इसमें एक विकर्ण ये दे रखा है 25 मीटर और एक भुजा की लंबाई 15 है। तो मान लीजिए ये 15 है। ठीक है, और आप जानते हैं कि ये क्या होता है, समकोण होता है। तो आप 15 25 से ट्रिपलेट खोज सकते हैं। क्या हो जाएगा, 5 या 15, 5 गुना 5, तो यहाँ पर 5 गुना 4 होगा, 20 मीटर जो है इसका लंबाई होगा। अब निकालना इसका परिमाप, तो लंबाई प्लस चौड़ाई को जोड़ के 2 गुना कर दीजिए। तो 15 + 20 35 का 2 गुना 70 मीटर इसका परिमाप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। आगे, इसके बाद 10 मार्च 2026 के तीसरे शिफ्ट के सवालों को सॉल्व करते हैं। जब ए का मान 16 और बी का मान 12 है तो इसका और इसका, इन दोनों का तृतीय अनुपाती ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए आप जानते हैं कि अगर आपके पास दो नंबर है ए और बी, इसका निकालना है तृतीय अनुपाती, तो क्या करते हैं, b² / a। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों का तृतीय अनुपाती निकालना है। तो इसको स्क्वायर करना होगा, यानी इसको 2 बार गुना करना। तो a² + b² + ab और a² + b² + ab 2 बार लिख दिए। और नीचे आ जाएगा आपका पहला टर्म जो कि a³ - b³ है। इसको भी फॉर्मूला पे खोल दीजिए। तो a - b × a² + b² प्लस का ab ये मिलेगा। ठीक है, अगर आप शुरू में ही ए और बी का वैल्यू रख देंगे तो आप ज़्यादा कैलकुलेशन में चले जाएंगे, इसलिए आपको थोड़ा सा यहाँ पर सिंप्लीफाई इसको कर लेना है। तो ये देखिए कट ही जाएगा, बचेगा यहाँ पर ये वैल्यू और यहाँ पर ये वैल्यू। तो आगे करने से फ़ायदा नहीं, यहीं पर आप इसका मान रख दीजिए। तो 16 का स्क्वायर 256 हो जाएगा। ऐसा करिए कि दोनों का स्क्वायर का योगफल है और 16 और 12 जो है ट्रिपलेट बनाता है 20 का। तो यहाँ पर 400 जो है इसका मान हो जाएगा। ठीक है, प्लस ए बी, इन दोनों को गुणनफल, तो 12 8 96 दूना 192 हो जाएगा। और नीचे आ गया a - b, यानी कि 16 में 12 घटाएंगे 4। तो अब चाहते हैं तो यहाँ पर काट दीजिए, 4 से ये 100 बार में कट जाएगा और ये 4 से कट जाएगा, 4 चौके 16, 4 8 32, 148 जो है इस सवाल का आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। आगे, यदि एक 12 वर्षीय लड़की के स्थान पर एक नई लड़की को शामिल किया जाता है तो 6 लड़कियों की औसत आयु में 4 महीने की वृद्धि हो जाती है। नई लड़की की आयु कितनी है? ठीक है, देखिए सवाल आसान है, बस आपको समझना है। आप क्या कर रहे हैं, एक 12 वर्षीय लड़की को बाहर भेज रहे हैं और उसके स्थान पर एक नई लड़की को शामिल कर रहे हैं, जिसके वजह से 6 लड़कियों का औसत आयु में 4 महीने का वृद्धि होता है। तो यहाँ पर आपको सोचना है कि ये जो 12 वर्ष की लड़की को आप बाहर कर रहे हैं और नई लड़की को शामिल कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको ये पुरानी लड़की की जो एज है 12 वर्ष, इसको फिल करना होगा। तो ये नई लड़की का 12 ईयर चला जाएगा इसको मेंटेन करने में। उसके बाद और क्या हुआ कि 6 लड़कियों का औसत आयु 4 महीने बढ़ गया है। तो टोटल कितना का वृद्धि हुआ, 6 × 4 24 महीने का। 24 महीने मतलब 2 साल। तो कुल मिला के नई लड़की का आयु 12 × 2 = 14 साल थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी में है, ये इसका करेक्ट आंसर है। आगे, ए बी और सी ने क्रमशः इस अनुपात की समयावधि में धनराशि को इस अनुपात में निवेश किया। यदि कुल लाभ 1,32,000 रुपया है तो सी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए समय का रेशियो आपके पास है और इन्वेस्टमेंट का रेशियो है। आपको निकालना है प्रॉफिट का रेशियो। तो आप जानते हैं प्रॉफिट का रेशियो निकालने के लिए क्या करते हैं, टाइम इंटू इन्वेस्टमेंट। तो ए का टाइम है 6, इन्वेस्टमेंट है 2। ठीक है, तो यहाँ पर 6 दूना कितना हो जाएगा, 12।
उसी तरह यहाँ पर 4 गुना 3 ये भी हो रहा 12। उसके बाद यहाँ पर 3 गुना 4 ये भी हो रहा 12। यानी यहाँ पर इक्वली जो है प्रॉफिट को बांटा गया है। ठीक, तो आप सीधा सीधा इसको 3 से डिवाइड कर दीजिए, सी का वैल्यू हो जाएगा तो 44 × 132 होता है। तो 44,000 यहाँ पर सी का हिस्सा निकल कर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। आगे, समबाहु त्रिभुज एबीसी में जी केंद्रक है तथा ए बी 36 सेंटीमीटर है। ए जी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहले आप डायग्राम के माध्यम से सवाल को समझिए। ये मान लीजिए आपका एक समबाहु त्रिभुज है, इसका नाम इन्होंने कहा है ए बी सी और जी केंद्रक है। तो आप जानते हैं कि केंद्रक क्या होता है, माध्यिकाओं के प्रतिच्छेद बिंदु को केंद्रक कहते हैं। तो इस तरह से आपको यहाँ पर इसका सेंट्रोइड मिलेगा। ठीक है, इसको भी आप ये दूसरा वाला माध्यिका भी खींच दीजिए और तीसरा वाला भी खींच दीजिए। तो ये जो माध्यिकाओं के प्रतिच्छेद बिंदु है यही इसका केंद्रक है। हमें निकालना है ए जी की लंबाई यानी ए से लेके जी तक। तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि इसकी भुजा दे रखा है 36 और ये मान लीजिए पॉइंट डी है। तो ए डी की लंबाई अगर हम लोग निकालना चाहें तो ए डी बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 36 का √3/2, क्योंकि ये जो ए डी है यही इस त्रिभुज की माध्यिका है, यही इस त्रिभुज की हाइट है और यही इसका एंगल बाइसेक्टर है। समबाहु त्रिभुज में सब कुछ एक ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हाइट हमने निकाल लिया √3/2 से गुना करके। इसके बाद हमें निकालना क्या है, ए जी की लंबाई यानी ए से लेके जी तक का ही लंबाई आपको निकालना है। तो ये चीज़ भी आपको पता होना चाहिए कि ए जी है ये ए डी का 2/3 होता है, यानी कि इसका आप 2/3 से गुना कर देंगे तो आपको ए जी का लंबाई निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 कट जाएगा, 3 से इसको काट देंगे 12 बार में, 12 गुना √3, तो 12√3 जो है ए जी का लंबाई निकल कर आएगा। ऑप्शन नंबर डी में ये दे रखा है। आगे, यदि 2 tan a बराबर 3 है तो इसका मान ज्ञात करना। ठीक है, तो देखिए आप वैसे भी वैल्यू रख सकते हैं, नहीं तो सीधा सीधा एक काम कर सकते हैं आप यहाँ पर कि ये जो है ये प्लस में, ठीक है, यहाँ पर माइनस है। अगर आप इसमें माइनस कॉमन लेते हैं तो ये प्लस बन जाएगा और ये माइनस बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये दोनों सेम हो गया और ये दोनों सेम हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है प्लस है और यहाँ पर माइनस है, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बन गया। मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम लोग कर सकते हैं। तो पहला हो जाएगा सेक स्क्वायर और सेक स्क्वायर बराबर आप जानते हैं क्या होता है, टेन स्क्वायर प्लस 1, तो इसको लिख देंगे टेन स्क्वायर ए प्लस का 1। ठीक है, अब दूसरा पोर्शन ये दोनों का स्क्वायर, तो यहाँ भी 10a-1 है, यहाँ भी 10a-1 है, तो कुल मिला के हम लोग यहाँ लिखेंगे 10a-1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये बन गया आपका 10 स्क्वायर ए प्लस का 1, ये बन जाएगा माइनस का 10 स्क्वायर माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस का 2 10a। ये चीज़ आपको मिला, ये कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर बच गया केवल 2 10a। 2 इंटू 10a का मान यहाँ से आप निकाल सकते हैं, ये 2 की इधर भेजेंगे तो 3/2 होगा। ठीक है, तो 3/2 अगर आप यहाँ पर रखते हैं 2 कट जाएगा, तो 3 कुल मिला के इसका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर डी में ये दे रखा है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 17 और 13 दोनों से विभाज्य है? तो चेक करना पड़ेगा आपको। 17 से चेक कर लीजिए आप फटाफट। 17 × 17 5 53 51 लगेगा, 2 27 10 बचा 102, ये 17 का मल्टीपल है। ये 3 13 134 हुआ, 17 7 119 नहीं है 17 का मल्टीपल। ये 17 4 46, 17 34 12, ये नहीं है, 4 44 हुआ, 10 100 लगेगा, नहीं नहीं हुआ ये भी। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। आगे, यदि a प्लस बी 12 है और ए बी 8 है तो इसका मान ज्ञात करना। इसको थोड़ा सा सॉल्व करिए। एलसीएम यहाँ पर ए बी आएगा, यहाँ पर बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस यहाँ पर बन जाएगा बी स्क्वायर। तो ए बी तो आप रख सकते हैं यहाँ पर डायरेक्ट 8, लेकिन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर आप फॉर्मूला लगा दीजिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab। ठीक है, ए प्लस बी आपके पास 12 है तो 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा माइनस का 2ab। ए बी 8 है, इसका डबल 16 हो जाएगा, यहाँ पर 8, तो 8 से काट देंगे 2 बार में, 8 से ये कट जाएगा 18 वाले में, 18 माइनस 2 16 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। आगे,
मीना को 80,000 रुपया मिलते हैं। इसमें से x% धनराशि 15% साधारण ब्याज पर जमा की जाती है। यदि जमा की गई राशि 3 वर्ष बाद 17,400 रुपया हो जाती है तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए अगर हम यहाँ पर जमा की गई राशि की बात करें तो ये कितना होगा। इस पर इसे 15% के रेट से 3 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा, 45%। ठीक है, और ये जमा की गई राशि 100%, तो कुल मिला के 145% इसका मिश्र धन होगा, लेकिन रुपया में ये इतना है। तो कहने का मतलब 17,400 रुपया जो है ये 145% का वैल्यू है। हमें निकालना है जमा की गई राशि यानी कि 100%। तो कितना हो जाएगा, काट देंगे इसको, 29 से 5 बार में कट रहा है, ये 29 से 6 बार में और डबल जीरो है तो 600 होगा। 5 से ये 120, तो 120 गुना 100 ये 12,000 रुपया आएगा। यानी इन्होंने 12,000 रुपया जो है जमा किया था। तो यही पूछ रहा है कि ये जो 12,000 जमा किया ये 80 का कितना परसेंट है। तो आप सीधा सीधा देख सकते हैं इसका 15 × 120 15% है। ऑप्शन नंबर सी में ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे, दो व्यक्ति ए और बी एक ही दिशा से चलना शुरू करते हैं। ए 5 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलता है। टी घंटे बाद बी चलना शुरू करता है और 2 घंटे चलने के बाद ए को पकड़ लेता है। यदि बी की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है तो टी का मान कितना होगा। ठीक है, देखिए सवाल आसान है और लॉजिकल है। आपको देखना है यहाँ पर कि पहले कौन चला है, ए, और ए के चलने के टी घंटे बाद जो है बी चला है और बी को केवल 2 घंटे लगे हैं ए को पकड़ने में। यानी कि कहने का मतलब अगर ए की बात करें तो ए टोटल कितना घंटे चला, टी घंटा यहाँ चला था और 2 घंटा यहाँ पर चला है। ठीक है, 2 घंटा जो चला इसमें ए और बी दोनों साथ चला है, तो ए का टाइम ज़्यादा है t+2 और ए का स्पीड क्या है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर आप टाइम को स्पीड से गुना करते हैं तो आपको डिस्टेंस मिलता है। इसी तरह आपको बी का भी डिस्टेंस निकाल लेना है। बी का स्पीड है 8 और बी चला है केवल 2 घंटा, तो 2 से गुना कर देंगे तो यहाँ पर इसका डिस्टेंस आएगा और दोनों का डिस्टेंस इक्वल होगा क्योंकि ये जो बी है जाके ए को पकड़ लिया है। तो यहाँ से टी का वैल्यू आपको निकालना है। तो कितना होगा, 16 हुआ, 16 को 5 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो t+2 बराबर हो जाएगा 3.2। यहाँ पर इसे आप कटाते हैं तो 5 × 5 5 × 6 = 30, 1.6 गुना 2 3.2 होगा। टी का मान हो जाएगा ये जाके घटने से 1.2, तो 1.2 आवर जो है टी का मान है। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। आगे, ये दिया गया है और इसमें से z का निकटतम मान आपको निकालना है। ठीक है, सिंपल सा है, इस तरह के पहले भी सवाल आए हैं। ये x का वैल्यू है और ये जो है y का वैल्यू है और ये इक्वेशन है आपके पास, इसमें इन दोनों को रख दीजिए, z का मान निकाल लीजिए। तो यहाँ पर अगर आप x का वैल्यू रखते हैं तो ये हो जाएगा 7 की पावर 0.45 और इस पर ऑलरेडी पावर z था तो यहाँ पर z गुना में हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको पहले कर लेना है। उसके बाद y का वैल्यू ये लेंगे 7 की पावर 0.12, तो 7 की पावर 0.12 का डबल होगा क्योंकि यहाँ पर 2 पहले से है, तो 0.12 का डबल हो जाएगा 0.24। अब देखिए कि इन दोनों को देखने से आपको आधार बराबर दिखेगा तो पावर को आप बराबर कर दीजिए, तो z बराबर हो जाएगा इतना बट्टे इतना। तो इसमें आप पॉइंट यहाँ पर उड़ा दीजिए, तो सीधा सीधा 3 से भी काट सकते हैं, 3 × 8 = 24, 3 से 15, 8/15 आएगा। डिवाइड करेंगे तो 0.5 उसके बाद कुछ आएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे, तो ये लास्ट सवाल था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।